हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी क्लास 9 की पोएम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री और मैं डिस्कस करूंगी सब पोएटिक डिवाइसेस भी। पोएट है विलियम बटलर यीट्स। नेचर लविंग पोएट थे ये। काफ़ी कुछ लिखा इन्होंने नेचर के बारे में और ये जो पोएम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री ये भी है नेचर के बारे में ही। एक इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ कि जो पोएट हैं वो एक बड़ी सी सिटी में रहते हैं। एक सिटी जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं जो सिर्फ ईंट पत्थर की बनी हैं, जिसका दूर दूर तक नेचर से कोई कनेक्शन नहीं है। और यही वजह है कि पोएट इस तरह की ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं। वो ये सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चले जाना चाहते हैं अपनी बाकी की ज़िंदगी पीसफुली जीने के लिए। और जब भी वो यहाँ से जाने की बात सोचते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही जगह का नाम आता है और वो है इनिसफ्री। इनिसफ्री एक जगह थी जहाँ वो अक्सर जाया करते थे अपने पेरेंट्स के साथ जब वो एक छोटे बच्चे थे। तो वही सब चीज़ें वो फिर से एंजॉय करना चाहते हैं अपनी इतनी बिजी लाइफ को छोड़ के। स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। स्टेंजा 1। I will arise and go now and go to Innisfree। पोइट जो है वो बोलते हैं कि मैं अब उठूँगा और जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? I will go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattles made। और वहाँ जाकर मैं एक छोटा सा केबिन बनाऊँगा, अपना एक छोटा सा कॉटेज बनाऊँगा क्ले और वैटल्स को यूज़ करके। मीन्स मिट्टी और लकड़ी की स्टिक्स को यूज़ करके अपने लिए एक छोटा सा घर बनाऊंगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। और वहाँ पर मैं अपने लिए अनाज बीन्स भी खुद उगाऊंगा। अ हाइव फॉर द हनी बी। और वहाँ हनी बी भी होगी क्योंकि ये नेचुरल प्लेस है तो वहाँ से मुझे हनी भी मिलेगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। तो शहर के इस शोर शराबे को छोड़ के मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ गाड़ियों का और हॉर्न्स का शोर नहीं होगा, बल्कि किसका शोर होगा? हनी बीज के घूमने का, उड़ने का। सिर्फ वही शोर होगा जो मैं एंजॉय करूँगा, उसके अलावा और कोई आवाज़ नहीं होगी। और वहाँ मैं अकेले रह के अपना जीवन एंजॉय करूँगा। And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow। और वहाँ जाके मुझे पीस मिलेगी, मुझे सुकून और शांति मिलेगी। Peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings। Veils of the morning, veil होता है पर्दा, घूंघट। तो जो सुबह है वो धीरे धीरे आती है ना, पहले अंधेरा होता है, राइट। सो अंधेरा एक तरह से है घूंघट, एक पर्दा है मॉर्निंग पे। और जैसे धीरे 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 ये वेल यानी ये अंधेरे का जो पर्दा हटता है तो मॉर्निंग नज़र आती है। तो जब ये सूदिंग मॉर्निंग होगी, सुबह होगी, तो मुझे बहुत पीस मिलेगी। और ऐसी जगह पे जहाँ क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट होता है एक इंसेक्ट, और जब इंसेक्ट्स झूमेंगे गाएंगे तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। जहाँ रात भी बहुत सुकून देगी, बहुत चमकेगी, और जो आफ्टरनून है वो भी एक पर्पल ग्लो होगा, उसमें भी एक सनलाइट का हल्का सा ग्लो होगा, चमक होगी। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। लिनेट इज़ अ बर्ड, एक पक्षी है लिनेट। और जो इवनिंग्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत होंगी और सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी पक्षियों के उड़ने की, उनके विंग्स के, उनके परों के फड़फड़ाने की। और मैं ये सब कुछ बहुत एंजॉय करूँगा, ये सब मुझे बहुत सुकून देगा। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। वहाँ पे मैं जाऊँगा जहाँ पे एक लेक भी है और रात और दिन मुझे सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देगी उस पानी के बहने की, जो अपनी धीमी धीमी आवाज़ से बहेगा और किनारे से जाके टकराएगा
तो अगेन वो मुझे बहुत ज़्यादा सूदिंग लगेगा। While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. अब लास्ट 2 लाइन्स, इससे क्या पता चलता है? पोइट ये सब जो सपने देख रहा है, ये फैंटेसीज जो हैं, वो कहाँ खड़े होके देख रहा है? While I stand on the roadway, वो खड़ा है एक रोडवे पे, एक सड़क पे अपनी सिटी में। ग्रे स्टोन्स यानी ग्रे पत्थरों की बनी हुई सड़कों पे वो खड़ा है और वो सब इमेजिन कर रहा है जो वो चाहता है कि मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाना चाहता हूँ और मैं इनिसफ्री में जाके अपना जीवन सुकून से जीना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ खड़े होके भी मुझे उस लेक के पानी के बहने की आवाज़ अपने दिल में सुनाई देती है। सो दिस इज़ वॉट द पोएम इज़ ऑल अबाउट। अब हम बात करेंगे पोएटिक डिवाइसेस की। स्टेंजा 1 आप देख सकते हैं। स्टेंजा 1 आपके स्क्रीन की राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है और पोएटिक डिवाइस जो है वो लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे। एलिट्रेशन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। जब कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। अंडरलाइंड वर्ड्स देखिए। 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee. हर साउंड रिपीट हुई है यहाँ पे। Have there a hive for the honey bee. Have, hive, honey bee. हर साउंड रिपीट हुई है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसे कहेंगे एलिट्रेशन। दूसरा एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का स्टेंजा 2 में। There's midnight's all a glimmer and noon a purple glow. Glimmer, glow. ग साउंड रिपीट हुई है, इसे भी कहेंगे एलिट्रेशन। सेकेंड पोएटिक डिवाइस है रेपिटेशन। बहुत सिंपल है, जब भी कोई वर्ड या सेंटेंस रिपीट हो उसे कहेंगे रेपिटेशन। अंडरलाइंड वर्ड्स देखिए। कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स। ड्रॉपिंग वर्ड यहाँ पे रिपीट हुआ है 2 बार, इसलिए इसे कहेंगे रेपिटेशन। नेक्स्ट है मेटाफोर। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। अब मेटाफोर क्या है? मेटाफोर इज अ कंपैरिजन। जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर किया जाए उसे कहेंगे मेटाफोर। अब यहाँ पे जो मॉर्निंग है, जो उस पर ढकी हुई अंधेरे की एक चादर है, उसको कंपेयर किया गया है घूंघट से। घूंघट जो एक लेडी पहनती है अपने चेहरे को ढकने के लिए, तो इसीलिए इस कंपैरिजन की वजह से इसे कहेंगे मेटाफोर। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। अगेन यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, वो कोई पर्सन तो है नहीं, बट यहाँ पे मॉर्निंग को एज अ वुमन प्रेजेंट किया गया है, एज अ औरत प्रेजेंट किया गया है, इसीलिए इसे कहेंगे पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ मॉर्निंग को पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट इज एंजाममेंट। वेरी सिंपल। जब एक स्टेंजा में किसी भी लाइन के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, हम उसे कहेंगे एंजाममेंट। थर्ड स्टेंजा में, लास्ट स्टेंजा में एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स। लेक लैपिंग लो, ल साउंड रिपीट की गई है, इसीलिए इसे कहेंगे एलिट्रेशन, क्योंकि ल साउंड जो है वो है कॉन्सोनेंट साउंड। नेक्स्ट इज एंजाममेंट। अगेन पंक्चुएशन मार्क नहीं है। थर्ड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन के बाद फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये है एंजाममेंट। राइम स्कीम बहुत सिंपल है। लास्ट वर्ड को देख के उसकी साउंड के अकॉर्डिंग आप राइम स्कीम बनाएंगे। इनसफ्री मेड हनी बी ग्लेड। इनसफ्री इज राइमिंग विद हनी बी एंड मेड इज राइमिंग विद ग्लेड, तो राइम स्कीम क्या हो जाएगी? ए बी ए बी। और इसी तरीके से आप हर स्टेंजा का राइम स्कीम बना सकते हैं। और जब कोई भी राइम स्कीम नहीं होता, जब कोई भी वर्ड एक दूसरे से मैच नहीं करता, उस तरीके की पोएम को हम कहेंगे फ्री वर्स। रेपिटेशन पोएम के थ्रू आउट भी यूज़ किया गया है। ये जो लाइन है आई विल अराइज एंड गो नाउ, ये बार बार रिपीट की गई है पोएम में, तो इसे भी कहेंगे रेपिटेशन। सो दैट्स ऑल इन दिस पोएम। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। इसी पोएम का मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अपलोड किया है। आई रेकमेंड कि आप वो भी ज़रूर सुने। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने आंसर्स को इंग्लिश में लिखने की, क्योंकि आपको आंसर्स लिखने तो इंग्लिश में ही है ना, हिंदी में नहीं लिखने। सो इसलिए वो वीडियो भी ज़रूर देखें, वो प्लेलिस्ट में भी है और उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो में दिया है।
दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप मुझे कमेंट्स भी भेज सकते हैं। थैंक यू।